राम्या एक खुले विचार वाली लड़की है। उसके माता पिता ने कभी उसके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उसे जैसे रहना पसंद है बस वो हमेशा वैसे ही रही है। लेकिन अब राम्या की शादी ऐसे घर में हो गई है जहाँ पर हमेशा उसके कपड़ों को लेकर उसे जज किया जाता है। क्या राम्या अपने ससुराल वालों को कभी समझ पाएगी कि कपड़े नहीं कैरेक्टर मैटर करता है, या फिर उसके ससुराल वाले हमेशा उसे गलत ही समझेंगे? तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि क्या करवट लेगी उसकी जिंदगी। आज मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? ये ब्लैक वाली या ये रेड वाली? तभी राम्या की जिठानी मीनू उसके कमरे में आ जाती है। राम्या उसे देखते ही कहती है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं। राम्या कोई भी पहन लो, दोनों फटी हुई है। मेरा मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ड्रेसों में, बस कलर ही अलग है। भाभी फटी हुई नहीं है ये, इसे आजकल का फैशन बोलते हैं। अरे छोड़ो तुम ये फैशन वैशन, और मेरे साथ चलो, तुम्हें माँ जी ने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्यों, चलो तो मेरे साथ। दोनों अपनी सास कमला के पास जाती हैं। माँ जी ले आई राम्या को। दोनों कार खोल कर सुन लो, कल हम सबको बांके बिहारी के मंदिर जाना है। तुम दोनों सारी तैयारी कर लो। और छोटी बहू कल कोई ढंग की साड़ी या सूट पहन लेना, मंदिर में छोटे कपड़े पहन कर नहीं जाते। लेकिन माँ जी मेरे पास ना तो कोई सूट है ना साड़ी। भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे बहू शर्म कर ले, एक तो तू ससुराल में ऐसे गंदे कपड़े पहनती है, ऊपर से बेशर्मों की तरह बोल रही है कि तेरे पास ना कोई सूट है ना कोई साड़ी। हाँ जी, इसमें बेशर्मी की क्या बात है? नहीं है तो नहीं है। अरे चुप हो जा बहू, चुप हो जा। मीनू बहू तू कल अपने कपड़े इसे पहनने के लिए दे देना। जी माँ जी। एक तो वैसे ही मेरे पास इतने कम कपड़े हैं, ऊपर से इस महारानी को और दे दूं कपड़े पहनने के लिए। मीनू क्या खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही है? चल जल्दी कल की तैयारी कर ले। राम्या जा इसके कमरे से कोई अच्छी सी साड़ी ले आ। कमला अपनी छोटी बहू के छोटे कपड़ों से बहुत नफरत करती है। वो उसे हमेशा डांटती रहती है। एक दिन कमला की बहन विमला उनके घर आई। कमला, मैं तुझे लेने आई हूँ, तो कुछ दिन मेरे साथ मेरे ही घर रहेगी। अरे ना विमला, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। यहाँ मेरे बेटे हैं, बहुएं हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी यहाँ से। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तुझे सच में गोद में उठाकर ले जा रही हूँ। मजाक कर रही थी तुझसे। अच्छा अपनी दोनों बहुओं को तो बुला। कमला की दोनों बहुएं आ जाती हैं। दोनों विमला के पैर छूती है। तभी विमला बोलती है, कमला तेरी बहू ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं? तो इससे कुछ कहती नहीं क्या? कहती तो बहुत हूँ बहन, लेकिन मेरी सुनती नहीं है। यह लड़की बोलती है, माँ जी मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। ऊपर से मेरा बेटा मोहित। इतना भी पहन लो ये वेस्टर्न ड्रेस। औरत की असली सुंदरता तो बस साड़ी में आती है। राम्या अब तो ऐसे ही भूत बनकर खड़ी रहेगी या फिर मौसी जी के लिए कुछ खाने के लिए भी लाएगी? अब हाँ माँ जी अभी लाती हूँ। अरे कमला, तूने इसे खाना बनाने के लिए बोल दिया। इसके कपड़े देख, संस्कार देख, इसे क्या आता होगा खाना बनाना? अभी ला रही है ना, खुद ही देख लेना। मीनू तू यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें ही सुनती रहेगी? जा जाकर मौसी जी का कमरा तैयार कर दे और ज़रूरत का सारा सामान रख देना। जी माँ जी। कुछ भी कह लो कमला, तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है, संस्कारी लगती है और कपड़े पहनने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये सिर्फ साड़ी ही पहनती है। विमला राम्या के छोटे कपड़े देखकर ये अंदाज़ा लगा लेती है कि उसके संस्कार भी छोटे होंगे और उसे काम करना भी नहीं आता होगा। लेकिन जब राम्या खाना बनाकर लाती है तो विमला को खाना बहुत पसंद आता है। राम्या विमला से कहती है, मौसी जी खाना कैसा लगा आपको? ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और दाल में नमक तो है ही नहीं। चपाती थे बिल्कुल कच्ची। अरे सीख अपनी जिठानी से कुछ। राम्या को विमला की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने बहुत दिल से खाना बनाया था। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। बहन जी
आपकी बड़ी बहू कहाँ है? किचन में काम कर रही है, लेकिन आप सब क्यों पूछ रही है उसके बारे में? कल ना हमारे घर में शादी है, तो हम आपकी बड़ी बहू से मेहंदी लगवाने आए हैं। तभी राम्या जल्दी से बोल पड़ती है, आंटी जी मुझे ना मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, मैं लगा दूं आपके हाथ में मेहंदी? जो भी डिजाइन बोलोगी वही डिजाइन बना लूंगी। राम्या, तू पहले अपने कपड़ों में सिलाई लगा और बाद में मेहंदी लगाना। देख कितने छोटे कपड़े पहने हैं। तुझे बड़ा मेहंदी लगानी आती होगी, ये काम घरेलू औरतों के हैं, तू तो बस फैशन कर फैशन। मोहल्ले की सारी औरतें राम्या से मेहंदी लगवाने से मना कर देती है। राम्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी एक छोटी लड़की उसके पास जाकर कहती है, आंटी आप मेरे को लगा दो मेहंदी, मीनू आंटी तो दूसरों की मेहंदी लगाने में बिजी है। राम्या उस लड़की के हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी का डिजाइन बनाती है, सभी को बहुत पसंद आता है। तभी मोहल्ले की औरतें राम्या की तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह राम्या, तूने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। हाँ राम्या हमें भी लगा दे। आंटी मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ, तो आपने ये मान लिया कि मैं घरेलू औरत नहीं हूँ। मेहंदी लगाने का मतलब घरेलू या बाहरी महिला से नहीं है, बल्कि ये तो एक आर्ट है, कला है। और अब मेरा मूड नहीं है मेहंदी लगाने का, आप तो मीनू भाभी से ही अपने हाथ बिगड़वाओ। ये कहकर राम्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है, तो दोनों बहुएं कमला के पास आती हैं। माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप एक काम करो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। माँ जी को डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी आप ये दवाई खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। भाभी हमें बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई माँ को नहीं देनी चाहिए। मीनू राम्या की बात नहीं सुनती और अपनी सास को गलत दवाई खिला देती है, जिससे उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। राम्या अकेली अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी खूब सेवा करती है। जब सास ठीक होकर घर आती है तो अपनी बड़ी बहू से कहती है, मीनू मेरे पीछे तूने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखा ना? हाँ माँ जी। तू मेरी सबसे समझदार बहू है। चल अब मुझे कमरे में लेकर चल और मेरी पूजा की सारी तैयारी कर दे। राम्या को इस बात से बहुत दुख होता है कि उसकी सास सिर्फ कपड़ों की वजह से उसके साथ इतना भेदभाव करती है। एक दिन मीनू अपने पति लोकेश से कहती है, लोकेश जी आपके छोटे भाई का काम सेट हो गया है और वो अच्छा कमाने लगा है, अब ना हमें अलग हो जाना चाहिए। लेकिन माँ हमें कभी अलग नहीं होने देंगी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप माँ से इतना डरते क्यों हैं। अरे बात करो ना उनसे, कब तक उनके साथ पड़े रहोगे? अपने बारे में सोचे ना कुछ। मैं आपकी माँ की गुलामी और नहीं कर सकती। चलो ठीक है, पर तुम क्यों लाल पीली हो रही है? करता हूँ बात माँ से। लोकेश अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ जी मैं और मीनू अलग रहना चाहते हैं। क्यों क्यों अलग रहना चाहते हो? इस घर में क्या कमी है? मैं तुम्हें अलग रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। माँ जब भी मैं अलग रहने की बात करता हूँ तो आप इसी तरह लड़ने लग जाती है। क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्यों हम अलग नहीं रह सकते? तू बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? निकम्मे नालायक, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था क्या? तेरी माँ इतने दिनों से बीमार है, उसका हाल चाल पूछने के बजाय घर से जाने की बात कर रहा। जब माँ बेटी को लड़ते हुए काफी देर हो गई, तब राम्या ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, माँ जी भैया अब चुप हो जाइए, ये कोई लड़ने की बात है जो आप दोनों इस तरह से लड़ रहे हो? और माँ आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। मीनू तेरा पति मुझसे बहस कर रहा है तो तू क्यों चुपचाप खड़ी है? समझाती क्यों नहीं अपने पति को? सास की बात सुनकर मीनू मुंह बनाकर वहां से चली गई। राम्या ने किसी तरह से अपनी सास को शांत करवाया। अब कमला भी समझ गई थी कि उसकी बड़ी बहू भी इस घर में रहना नहीं चाहती है। एक दिन कमला सो रही थी, तभी उसका बेटा लोकेश उसके पास आया और कहने लगा, माँ सो रही हो क्या? हाँ आँख लग गई थी। बता बेटा क्या बात है? ये लो माँ 20,000 रुपये अपने पास रख लो, किसी के हैं शाम को वापस देने उसे। अरे खुद ही रख देना अलमारी में और शाम को खुद ही निकाल लियो, मुझे सोने दे बेटा। लोकेश रुपए रख देता है और वहां से चला जाता है। उसकी बातें मीनू भी सुन लेती है। माँ बेटी के बीच लड़ाई करवाने का ये अच्छा मौका है, अब आएगा मजा। मीनू चुपके से आती है और अपनी सास की अलमारी में से 20,000 रुपये निकाल कर ले जाती है।
शाम को जब लोकेश आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने सुबह वो 20,000 रुपये दिए थे ना, वो दे दो। अरे बेटा मैं तो सो रही थी, जहाँ तूने रखे वहीं से निकाल ले। लोकेश अपनी माँ की अलमारी से रुपए लेने जाता है तो उसे कहीं भी रुपए नहीं मिलते। वो अपनी माँ से कहता है, माँ रुपए तो नहीं दिख रहे कहीं, कहाँ रख दिए आपने? अरे बेटा मैंने तो देखे भी नहीं, तूने कहाँ रखे हैं? ध्यान से देखना, यहीं कहीं होंगे। नहीं है माँ, देखिए आपने कहीं इधर उधर उठाकर तो नहीं रख दिए? अरे बेटा मुझे तो पता ही नहीं है कि तूने रुपए रखे भी है या नहीं, और तू मुझसे बोल रहा है कि मैंने उठा लिए। माँ इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने रुपए रखे भी है या नहीं? अरे आपके सामने ही तो रखे थे। अरे मैंने नहीं देखे, मैं सो रही थी, तूने मुझे सोते से उठाया था ना। माँ तभी मैं इस घर में रहना नहीं चाहता हूँ और आप मुझे जाने नहीं दे रही हो। अच्छा अब समझ में आया, तूने कोई रुपया नहीं रखे मेरी अलमारी में। यह सब तो घर से निकलने का तरीका है। अरे जाना है तो ऐसे ही चला जाता, अपनी माँ पर चोरी का इल्जाम लगाना जरूरी था क्या? इस तरह दोनों माँ बेटे में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मीनू को तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचती है कि लड़ाई इतना भयानक रूप ले ले कि उसका पति घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। लेकिन राम्या दोनों को चुप कराते हुए कहती है, माँ जी शांत हो जाइए, जरा सोचिए, भैया हमेशा आपके पास रुपए रखते हैं, क्या आज से पहले उन्होंने ऐसा किया? और भैया माँ जी आपको इतना प्यार करती है कि जब भी आप घर से निकलने की बात करते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो आपके रुपए गायब करके वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगी? रुपए आपने अलमारी में रखे जरूर होंगे, लेकिन माँ ने कुछ नहीं किया। राम्या दोनों को बहुत समझाती है। राम्या की बात दोनों को समझ में आ जाती है। कमला को भी समझ में आ जाता है कि उसकी छोटी बहू भले ही कपड़े छोटे पहनती हो, लेकिन उसकी संस्कार और परवरिश ऊंची है। उसने कई बार माँ बेटे के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश की है, जो काम उसकी बड़ी बहू ने कभी नहीं किया। संगीता घर की बड़ी बहू थी, लेकिन सास की हरकत उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। संगीता, वो मैं सोच रही हूँ नौकरानी हटा दूं। अब तो तू आ गई है, दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे, बबलू बेटे के कुछ पैसे ही बचेंगे ना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगले दिन, अरे संगीता, मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, आकर नाश्ता करूंगी। ठीक है माँ जी। संगीता किचन में जाती है तो याद आता है कि ये सारे गंदे बर्तन उसको ही साफ करने हैं, क्योंकि अब तो कोई नौकरानी नहीं आएगी। वो घड़ी देखती है, ओहो माँ जी तो आधे घंटे में आ जाएंगी, कैसे करूं? ऐसा करती हूँ, जरूरी बर्तन अभी धो लेती हूँ, बाकी सासू माँ नाश्ता करके धो देंगी। बोल तो रही थी कि मिलजुल कर लेंगे। तभी सास की एंट्री हो जाती है। अरे बहू, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता तैयार है ना? जी माँ जी। तभी संगीता का देवर आ जाता है। भाभी नाश्ता दे दो ना, ऑफिस जाना है। हाँ भैया बैठिए ना। संगीता दोनों को नाश्ता देती है कि तभी पति भी आ जाता है। संगीता चाय बना दो। हाँ बहू, चाय तो मैं भी पी लूंगी। बेचारी बहू भाग भाग कर कभी चाय बनाती है तो कभी नाश्ता। माँ जी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाकर पूजा करके ही कुछ खा पाऊंगी, देर हो रही है, भूख भी लग रही है, किचन संभाल दीजिएगा। वाह, यही सिखाया है तेरी माँ ने कि सास को ऑर्डर दे हैं? अरे साफ साफ सुन ले, काम तुझे ही करना है घर का। संगीता बेचारी क्या करती, चुपचाप किचन में जाकर पूरा काम निपटा कर नहा धोकर तैयार होकर किचन में कुछ खाने जाती ही है कि सास की आवाज आ जाती है। अरे खाना क्या तेरे मायके से आ रहा है? संगीता चुपचाप दिन का खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन सास का सितम संगीता पर जारी ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, मैं सारा सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। सासू माँ ने शुरू में कहा था कि नौकरानी हटा दो, मैं साथ में मदद करूंगी, लेकिन अब तो वो खाट को छोड़ती ही नहीं है। आप किसी तरह घर में नौकरानी रखवा लीजिए ना। बबलू बीवी को आश्वासन देता है कि वो उसके लिए घर में नौकरानी रखवा देगा। लेकिन अगले दिन जब नौकरानी घर आती है तब सास, किसने बुलाया तुझे यहाँ? किसने क्या? बहू ने बुलाया है काम करने के लिए। बेचारी क्या क्या करेगी अकेले,
कैसी फूल सी आई थी भूरिया, लेकिन तुमने तो इसकी हालत ही खराब कर दी है। सास को नौकरानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, अरे कौन इस बदतमीज नौकरानी को घर के अंदर लेकर आया? अभी निकालो इसे घर से, वरना। हाँ हाँ, मैं अभी भगाती हूँ। बहू रानी, इतना भी ना दब इस जालिम से। हाँ, निकालो इसे। सास का पारा 7वें आसमान में होता है। रात को जब बबलू ऑफिस से घर आता है, माँ, ये एक रिश्ता छोटे भाई डब्बू के लिए आया है। लड़की का नाम सीमा है, बहुत होशियार और समझदार है। सास संगीता की तरफ देखती है। हाँ हाँ, करवा दे शादी। इस बेवकूफ के बस की नहीं, अब घर देखना। छोटी आएगी तब इसकी अकल ठिकाने लगाएगी। संगीता कुछ नहीं कहती, लेकिन सास के दिमाग में नई खुराफात घर कर लेती है। अगली सुबह, हाय रे, जल गई। इस संगीता ने तो मुझे जान से मारने की साजिश कर डाली। अरे क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ जी? अरे माँ जी की बच्ची, नहाने का पानी इतना गर्म था कि मैं जल ही गई। लेकिन मैंने तो पानी गर्म किया ही नहीं। अरे झूठ बोलने में तो कमाल की है। वैसे भी अगले महीने डब्बू की शादी होते ही तुम दोनों अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। मैं नहीं चाहती कि मेरी नई बहू को तुम भड़का दो। अरे ये क्या बोल रही हो माँ? हम कहाँ जाएंगे? अरे जहां मर्जी जाओ। और बहू सुन, जाकर जरा गर्मा गर्म कचौड़ी बनाकर ला, और अदरक वाली चाय भी मेरे लिए लेकर आना साथ में। संगीता चुपचाप सास की हर डिमांड को पूरा करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब छोटी बहू घर आ जाती है और संगीता को पति के साथ घर छोड़कर जाना पड़ता है। नए घर में, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको अपना घर छोड़कर आना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी खुशी के बारे में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम अब अपने पर ध्यान दो, घर सजाओ और जैसी मर्जी कपड़े पहनो। अब जिंदगी जीने की कोशिश करो संगीता। तुमने हर कदम पर सहा, लेकिन अब नहीं। वहीं दूसरी तरफ, और सीमा बहू, सुबह की चाय नहीं मिली अभी तक। माँ जी, मैं जल्दी से चाय चढ़ाती हूँ। आप एक काम करो, 2-4 कप धोकर दे दो मुझे। सास नई बहू को कुछ नहीं कहती और कप धोकर दे देती है। अरे बहू, कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, क्योंकि बर्तन तुम्हें ही तो धोने हैं। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी ना जरा जल्दी उठकर नाश्ते और चाय का इंतजाम कर लीजिएगा। वो क्या है, मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। अरे वाह वाह वाह, यही सिखाया है तेरी माँ ने। ए औरत, मेरी माँ का नाम ना ले। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया है। जितना तुम्हारा बेटा कमाता है उतना ही कमाना सिखाया है। और हाँ, कल से मैं नौकरी करूंगी। घर के काम के लिए यहाँ नौकरानी होगी। फिर क्या, वही नौकरानी की एंट्री घर में दोबारा हो जाती है। आय हाय अम्मा जी, ये क्या? ये बहू रानी तो थोड़ी टेढ़ी निकली। संगीता बहू तो हर बात पत्थर की लकीर की तरह मानती थी। अरे चुप रह, क्या बकवास कर रही है? इसे भी मैं सीधा कर दूंगी। अरे बहू, जरा कचौड़ी बनाकर ला और साथ में अदरक वाली चाय। अब जब सारा काम नौकरानी करेगी तो तू क्या सारा दिन ये सीरियल देखेगी? ना माँ जी ना, सीरियल क्यों, फोन पर गेम भी तो खेलने होते हैं ना। अच्छा, क्या चाहिए था आपको? कचौड़ी? अरे मैं क्या कोई कल्लू हलवाई हूँ जो कचौड़ी पकौड़ी मुंगोड़ी बनाऊं? हैं? दाल और चाय बनानी आती है मुझे। आटा गूंद दूंगी, रोटी भी आपको ही बनाना होगा। और हाँ, चाय बनाओ तो 1 कप मेरे कमरे में दे देना। याद रखना, चीनी कम लेती हूँ मैं। सास मुंह नीचे करके किचन में जाती है तो सामने संगीता खड़ी दिखती है। सास की आंखों में पानी भर जाता है। संगीता बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। देख रही है तेरी सास की क्या हालत कर रखी है इस लड़की ने। अरे बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, जरा 1 कप चाय तो बना दे। लेकिन ये क्या, अगले ही पल जिसे वो संगीता समझकर बात कर रही थी वो तो नौकरानी बन जाती है। अरे अम्मा जी, पगला गई हो क्या? क्या संगीता भाभी का नाम लेकर बड़बड़ा रही हो? देखा माँ जी, आपने एक अच्छी लड़की की कदर नहीं समझी और आपकी छोटी बहू ने आपको सबक सिखा दिया। सास संगीता को फोन करती है।
बेटा संगीता, घर वापस आ जा। अरे माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैं शाम को इनसे बात करती हूँ और हम लोग कल से आपके पास ही रहेंगे। लेकिन बबलू घर वापस जाने से इनकार कर देता है। नहीं, मैं अब तुम्हें और परेशान होता नहीं देख सकता। पहले तो तुम्हें सिर्फ माँ का करना पड़ता था, लेकिन अब तो छोटी देवरानी का भी करना पड़ेगा। मैं घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। बस फिर क्या, सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो संगीता के पास आकर प्यार से रहने लगती है। शुक्ला परिवार, 2 भाई, उनके माता पिता और दोनों की पत्नियां। छोटी बहू यानी कि स्वाति अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी और बड़ी बहू यानी कि सरला 6 साल से शुक्ला परिवार की सेवा कर रही थी। एक दिन की बात है, स्वाति अपनी सास को चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए चाय मम्मी जी, और पापा जी आपके लिए भी पोहे सरला दीदी बनाकर ला रही है। देख रहे हैं अर्जुन के पापा, हमारी दोनों बहू कितनी सुशील और आज्ञाकारी है। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो मुझे भगवान ने ऐसी बहुएं दी है, वो भी 2-2। सही कह रही हो तुम आनंद की मम्मी, दोनों ही बच्चियां एकदम अच्छे से ख्याल रखती है हमारा। ये सब सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, वो मैं सोच रही थी कि शादी से पहले मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था, तो अब मेरी इच्छा है कि बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं 2-3 महीने मन लगाकर पढ़ाई कर लूँगी तो मेरी नौकरी वहाँ पक्की हो जाएगी और जो सैलरी मिलेगी उससे घर खर्च में और मदद हो जाएगी। क्या कहा बहू? एग्ज़ाम? नौकरी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? देखा अर्जुन के पापा, इसकी अभी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, ये तो हमारे सर पर नाचने लगी। खबरदार बहू, यदि आज के बाद नौकरी की बात मुझसे निकाली तो शुक्ला परिवार में क्या मर्दों की कमी हो गई है जो बहू बेटियों से काम करवाएंगे? शर्मा जी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। और तुम महंगाई की चिंता मत करो, मेरे दोनों बेटों के होते हुए तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन के सरला किचन से बाहर आ जाती है और स्वाति को रोता देख उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, ये क्यों रो रही है? अरे सरला, जरा देखो इसे, ये बैंक की एग्जाम देने की बात कर रही है। अरे समझाओ समझाओ इसे, शुक्ला परिवार में कभी किसी औरत ने घर के बाहर कोई काम नहीं किया, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो बड़ी बहू। अरे मम्मी जी, ये तो नादान है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको सब समझा दूंगी। अभी पूरे घर का पोछा लगवाती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ये सब सुन के सास ससुर हंसने लगते हैं और सरला छोटी बहू को अंदर कमरे में ले जाती है। रो मत स्वाति, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे तो लगा था कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ लोगी, लेकिन आप भी। अरे नहीं स्वाति, वो सब तो मैंने जानबूझकर किया ताकि किसी को हमारे प्लान के बारे में पता ना चले। कैसा प्लान दीदी? स्वाति, मैं जब 6 साल पहले इस घर में आई थी ना, तब मेरा भी सपना था कि मैं आगे की पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करूं, लेकिन ये अकल के पिछड़े हमारे सास ससुर के आगे मेरी एक ना चली और ना मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तो प्लान ये है कि मेरा सपना भी अब तुम पूरा करोगी। पर कैसे दीदी? सासू माँ को पता चलेगा तो वो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। अरे तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी काम मुझ पर सौंप दे। बस बीच बीच में उन दोनों को चाय नाश्ता दे आना ताकि उन्हें शक ना हो। ये कह के सरला वहाँ से चली जाती है और हर दिन स्वाति के हिस्से का काम भी वो अकेले संभाल लेती है। कुछ दिन बाद सरला अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, स्वाति की तो मैंने बैंड बजा के रखी है। आपके कमरे का झाड़ू मैंने लगा दिया था, लेकिन फिर भी उससे दोबारा लगवाया। बाहर के आंगन की झाड़ू वापस से लगवाई। उसको काम करवा के इतना थका देती हूँ कि पढ़ाई और नौकरी की बात उसके दिमाग में भी नहीं आ सकती। ये सुन के सास खुश हो जाती है और इसके चलते चलते 2 महीने बीत जाते हैं। यही चलता रहता है।
बीच बीच में सरला आकर सास के सामने स्वाति की बुराई कर देती। कल महारानी अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें लेने जा रही थी। मैंने बेसन पिसवाने भेज दिया। अब तो बेसन के पकोड़े बनवाएंगे। छोटी को पढ़ा के इज्जत के पकोड़े थोड़ी ना बनवाएंगे। सरला से सास बहुत खुश है। उन्हें लगता है कि सरला घर के संस्कार बचा लेगी, लेकिन सच तो ये था कि सरला ने बेसन पिसवाने के बहाने स्वाति को उसकी परीक्षा देने भेज दिया था। सास को राहत मिली थी कि परीक्षा की तारीख निकल गई, जबकि परीक्षा तो स्वाति ने दे भी दी थी। एक दिन स्वाति सुबह सास के चीखने की आवाज से उठ जाती है। आए हाय, अरे बहू का नाम और फोटो अखबार में आया है। अरे क्या कांड किया इसने, पहली बार किसी का नाम अखबार में आया। अरे नाम बदनाम हो जाएगा शुक्ला परिवार का। ससुर अखबार देखते हैं और कहते हैं, अरे कांड नहीं किया, नाम किया है। परीक्षा में पूरे प्रदेश में 5वें नंबर पर आई है बहू। घर के सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सास ससुर को छोड़ के सब तालियां बजाते हैं। अरे आज तो मिठाई आएगी घर में और बटेगी भी पूरे शहर में। अरे खबरदार, इसने हमें बिना बताए परीक्षा दी कैसे? स्वाति पहली बार अपने लिए कुछ कहती है। बहुएं हर रोज सास ससुर के घर में खुद को साबित करने के लिए परीक्षा देती रहती है और कभी पास नहीं हो पाती। आज जब मैंने बाहर परीक्षा देके उसको पास किया तो भी मैं फेल ही हो गई आपकी नज़रों में। ये सब सुन के स्वाति के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलते और अपने कमरे में चले जाते हैं। स्वाति सरला को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, सरला दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपके कारण हो। आप मेरी जेठानी नहीं, मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। स्वाति नौकरी के लिए जाने लगती है और अखबार में बहू का नाम आने और उसको नौकरी मिलने से बाहर के लोग सास ससुर की तारीफ करते हैं। बस ये बातें काफ़ी हो जाती हैं सास ससुर के मान जाने के लिए। नमिता बचपन से ही जिद्दी और मुंह फट थी और यदि कोई उसे कुछ कहता तो वो लड़ने पर उतारू हो जाती। उसकी शादी रमन नाम के लड़के से होती है, जिसके घर में माँ, पिताजी, भाई, भाभी और एक छोटा भाई, कुल 6 सदस्य थे। छोटी बहू, इसे तुम अपना ही घर समझो। हाँ नमिता, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। फिल्मी डायलॉग। कुछ कहा भाभी? नहीं तो बस मैं थकी हूँ तो थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। कुछ दिन बाद उसने रमन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों ना हम उस रूम में चले जो आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। भीड़ भाड़? हाँ जी। अरे सब अपने ही तो हैं, मुझे तो भीड़ जैसा कुछ नहीं लगता। आपको आदत हो गई होगी इतने लोगों में, पर मुझे तो घबराहट होती है, चौल वाली फीलिंग आती है जी मुझे। सुनो नमिता, मैं अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, अगर तुम्हें नहीं जम रहा तो तुम अपने मायके जा सकती हो। ये तो श्रवण कुमार है, ऐसे बात नहीं मानने वाले। कोई और जुगत लगानी पड़ेगी। अगले दिन वो सब्जी में ढेर सारा नमक डाल देती है। सबसे पहले देवर खाना खाता है। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी खाना दो ना। जैसे मैं इनकी कूक हूँ। लीजिए खाइए। सब्जी में कितना नमक है? तभी मनीषा वहां आती है। क्या हुआ जतीन? भाभी, सब्जी में तो देखो कितना नमक है, शिकायत करते हुए जतीन बोला। 2 मिनट रुको। मनीषा आटे की गोलियां बनाकर डालती है और सब्जी को फिर से गर्म करके लाती है। अब खाओ भला। अब ठीक है भाभी। भाभी, मुझे आइडिया नहीं है ना, इतने सारे लोगों का खाना कभी बनाया नहीं ना मैंने। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। एक बार माँ जी पूजा कर रही थी और मनीषा वहीं बैठी हुई सब्जियां काट रही थी।
नमिता झुंझलाते हुए डस्टिंग कर रही थी। अभी शादी को 6 महीने नहीं हुए और मुझे तो नौकरानी ही समझ लिया है। ये लो। नमिता ने जानबूझकर टेबल पर रखा बहुत खूबसूरत कांच का फ्लावर पॉट तोड़ दिया। आवाज सुनकर माँ जी बोली, क्या हुआ? आप पूजा कीजिए माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। वहां जाकर मनीषा देखती है कि पूरे ही घर में कांच ही कांच बिखरे पड़े हैं और नमिता सिर झुकाए खड़ी है। मनीषा को देखकर बोली, पता नहीं भाभी कैसे डस्टर लग गया और अरे कोई बात नहीं, ना तुम रहने दो, कांच मैं समेटती हूँ। तुम ना एक कपड़ा गीला करके ले आओ। अरे क्या हुआ, कोई मुझे कुछ बताएगा? माँ जी, बिल्ली ने फ्लावर पॉट तोड़ दिया जो मैं लाई थी ना प्रदर्शनी से। इसी तरह नमिता जानबूझकर गलतियां करती ताकि लोग उसे टोके और उसे लड़ने का बहाना मिल जाए, पर मनीषा हर बार उसकी गलतियों को छुपा लेती। बहू, तुम हमेशा उसकी गलती छुपा लेती हो, उसे भी जिम्मेदारी समझने दो। माँ जी, वो सिंगल फैमिली से है, धीरे धीरे समझ जाएगी। एक दिन माँ जी की मटर माला टूट जाती है, तब वो मनीषा को बुलाती हैं। बहू ये देखो, मेरी माला टूट गई। लाइए माँ जी, मैं गूंथ देती हूँ। वो माला लेकर गूंथने बैठती है, तभी जतिन आ जाता है। भाभी, मेरी ब्लू वाली शर्ट देखी आपने? हाँ, कल धोबी देकर गया है ना, मेरी अलमारी में है, चलो देती हूँ। मनीषा जतिन को शर्ट निकाल कर देती है। ये लो तुम्हारी शर्ट, मैं जाती हूँ अभी। जब जतिन वापस आता है तो देखता है कि नमिता पल्लू में कुछ छुपाते हुए वहां से अपने कमरे में गई है। उसके बाद मनीषा वहां आती है और माला पूरी बनाकर कहती है, लीजिए माँ जी, आपकी माला। अरे वाह, लाओ पहन के देखो तो। अरे बहू, ये छोटी कैसे हो गई? माँ जी देखो तो। पता नहीं, लाइए तो मोती गिन कर देखती हूँ। मनीषा ने मोती गिनकर देखे तो उसमें 6 मोती कम मिले, पर उसने कहा, माँ जी मोती तो पूरे हैं, शायद ये धागा ही खराब है। अच्छा, मैं ना अभी जाकर बाजार से अच्छा वाला धागा ले आती हूँ और माला फिर से बना देती हूँ। ये कहकर वो बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए माँ जी आपकी माला, अब पहनकर दिखाइए कैसी है। माला पहनकर माँ जी बोली, तू सही कहती थी बहू, वो धागा ही खराब था, अब एकदम सही हो गई। नमिता ने सब देखा। एक बार तो उसे लगा सबको बताए कि भाभी झूठ बोल रही है, फिर खुद पकड़े जाने के डर से चुप रह गई। रात में नमिता ने जतिन को मनीषा के कमरे में घुसते हुए देखा। देखती हूँ देवर भाभी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, फिर कल सबके सामने कलई खोलती हूँ दोनों की। खिड़की के पास छुपकर वो सारी बातें सुनने लगी। भाभी, अब से एक बात पूछनी थी। तो पूछो ना। भाभी, मैंने छोटी भाभी को माँ के मटर माला के मोती चुराते हुए देखा था, फिर आपने मोती गिनकर झूठ क्यों बोला? झूठ तक तो ठीक, फिर बाजार से दूसरे मोती खरीदकर माला में भी डाले। पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ बिल्कुल। देखो, नमिता यहाँ नहीं है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि वो नए माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही। उसे प्यार और अपनेपन की अतिरिक्त आवश्यकता है, फिर वो भी इस घर को अपना लेगी। भाभी, यू आर ग्रेट। और हाँ, अगर ये बात किसी और को बताई तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे? ठीक है भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखकर नमिता को बहुत शर्म आई और वो मोती लेकर जेठानी के पास गई। भाभी, मुझे माफ कर दो, आज से मैं भी इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये घर तो तुम्हारा है ही। और दोनों गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद नमिता भी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। शिक्षा: अगर किसी की गलतियां छुपाकर उसे सुधरने का मौका दिया जाए तो वो ज़रूर सुधर जाता है।